Hello students, this is Rajesh Kumar from SVM Sanity, your chemistry teacher. Students, आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस पार्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग कुछ रिलेशनशिप्स देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड, फिर कुछ न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, और स्पॉन्टेनिटी के बारे में, सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है सेल का, इसका फॉर्मूला है ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड RHS माइनस ई स्टैंडर्ड LHS, जबकि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो तो ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू हो जाता है ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेड है तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। जैसा कि दिया गया जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए नस्ट इक्वेशन हम लोग 298 केल्विन में लिख सकते हैं। ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 प्लस। यहाँ पर n जो है, स्मॉल n जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ड्यूरिंग दी सेल रिएक्शंस है। फिर हम लोग देख पाते हैं डेल जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस n ई सेल इंटू एफ, या इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देख पाते हैं डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस n ई स्टैंडर्ड सेल इंटू एफ। स्टूडेंट्स, अगर डेल जी का वैल्यू हम लोग को पता होता है तो इसके आधार पर हम लोग पता लगा पाते हैं कि सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, इफ़ डेल जी इक्वल टू नेगेटिव देन द सेल इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली दे रहा है सेल। डेल जी इक्वल टू पॉजिटिव देन सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, and when del G equal to 0 then cell is in equilibrium, that is cell is dead. Some solved problems. Question number 1. An electrochemical cell is made up of zinc and copper electrodes. The standard reduction potentials of zinc and copper electrodes are minus 0.76 volt and plus 0.34 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से बना है, जबकि जिंक और कॉपर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो कि रिडक्शन पोटेंशियल्स है वो दिया गया है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या निकालना है इस प्रश्न में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रोड्स। हम लोग को इलेक्ट्रोड्स का पता लगाना है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। सेकेंड क्वेश्चन में रिप्रेजेंट द सेल, सेल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। थर्ड, राइट द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा इसके लिए। फोर्थ, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे। फिफ्थ, calculate EMF of the cell at 298 Kelvin if concentrations of zinc and copper ions are respectively 0.1 molar and 0.001 molar। हम EMF भी निकालना सीखेंगे 298 केल्विन में, जबकि जिंक आयन और कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशंस दिया हुआ है। और लास्टली हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी चेंज and also explain about spontaneity of the cell। हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल कर पता भी लगा सकते हैं कि सेल जो है स्पॉन्टेनियस है कि
नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। जिंक का -0.76 वोल्ट और कॉपर के लिए +0.34 वोल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना होगा कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ हो तो उसको हम सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में बदल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन 0.1 मोलर इक्वल टू 10⁻⁻1 मोलर and concentration of Cu2 plus ion equal to 0.001 molar equal to 10⁻³ मोलर। पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि हमको इलेक्ट्रोड का पता लगाना है, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ई स्टैंडर्ड Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज ग्रेटर देन ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का ज़्यादा है जिंक से। और हम लोग को स्टूडेंट्स पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिधर ज़्यादा होता है उधर रिडक्शन होना है, यानी वो RHS इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा। यानी यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है, यानी RHS इलेक्ट्रोड का काम करता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। जबकि जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है या LHS इलेक्ट्रोड का काम करता है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो RHS इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा वो LHS इलेक्ट्रोड होगा, एनोड होगा या नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन था सेल रिप्रेजेंट करना। स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान दोगे, सेल रिप्रेजेंट्स करने के लिए बीच में देख रहे हो दो वर्टिकल लाइन है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है और इसके दाईं तरफ RHS इलेक्ट्रोड को रखा जाता है और बाईं तरफ LHS इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। तो यहाँ पर दिमाग में आपको ये बात रख लेना है, जब RHS इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रिडक्शन के टर्म में दिखाएंगे, रिडक्शन के पैटर्न में दिखाएंगे, क्योंकि RHS इलेक्ट्रोड के तरफ रिडक्शन होता है जबकि LHS में ऑक्सीडेशन के तरह दिखाएंगे जब, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। जैसा कि हम लोग LHS में देख रहे हैं Zn/Zn2 प्लस, यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन में बदल रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। और जबकि दूसरी तरफ RHS की तरफ देख रहे हैं जो कि कॉपर इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, यहाँ पर कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ सेल रिप्रेजेंट करना भी सीख गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न था कि सेल रिएक्शंस को लिखना। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहले RHS का रिएक्शंस लिख रहे हैं यहाँ पर सेल रिप्रेजेंट करने में। कॉपर 2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर में बदल रहे हैं। और यहाँ LHS जो कि L से रिप्रेजेंटेड है वो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में बदल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों हम रिडक्शन मैनर में लिए हैं, और रिडक्शन मैनर में लिए हैं क्योंकि हमको R-L यानी नेट सेल रिएक्शन निकालना है। तो नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R-N करने के लिए पहले साइन चेंज करेंगे। इसके बाद हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, तो हमारा R-L इक्वल टू आ जा रहा है कॉपर 2 प्लस Zn गिव्स Zn2 प्लस कॉपर। यहाँ स्टूडेंट्स नेट रिएक्शन में हमको क्लियर पता चल रहा कि कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, कॉपर में बदल रहा, यानी इसका रिडक्शन हो रहा। जबकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक 2 प्लस आयन में बदल रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा। यहाँ अभी हमको पता चल रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है जबकि जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है n इक्वल टू 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। अगर इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शन में अलग अलग हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करके दोनों इलेक्ट्रॉन को पहले इक्वल करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा
वो हमारा n का वैल्यू होगा। सपोज़ फर्स्ट रिएक्शन में 2 ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन सेकेंड में 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी n का वैल्यू 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम अगला प्रश्न में बढ़ रहे हैं। 4th नंबर जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसमें हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना था, और ऑलरेडी हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ का ये फार्मूला होता है ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड आरएचएस इलेक्ट्रोड माइनस ई स्टैंडर्ड एलएचएस। तो आरएचएस कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.34 वोल्ट, जबकि एलएचएस जिंक इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज़ बैठा दें तो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल प्लस 1.10 वोल्ट आ गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईएमएफ भी निकालना 298 केल्विन में। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इस सेल के लिए नस्ट इक्वेशन इस तरह से लिखा जा रहा है। ऑलरेडी हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकाले हैं, एन का वैल्यू पता है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है जिंक आयन और कॉपर आयन का भी पता है। ये हम पुट करते हैं, तो यहाँ आ जा रहा 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर का 2 log के आगे आ जाता है स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है 2 कैंसिल हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो फाइनल हमारा सॉल्यूशन हो गया 1.041, यानी ईएमएफ जो है सेल का 1.041 वोल्ट है, जो कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कैसे निकाला गया है। स्टूडेंट्स, हम लोग को ये भी ध्यान रखना है नस्ट इक्वेशन लिखने में कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है उसका कोफिशिएंट तो नहीं है कहीं। अगर कोफिशिएंट रहता है तो कॉन्सेंट्रेशन के पावर में वो भी आ जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा 6th नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है और स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी बताना है। तो यहाँ डेल जी इक्वल टू माइनस एन ई सेल एफ। तो हम लोग वैल्यूज़ एन ई सेल और फैराडे कांस्टेंट का बैठा देते हैं। तो हमारा डेल जी का वैल्यू आ जा रहा है माइनस 2.00913 इंटू 10⁵ जूल। अब सिंस डेल जी का वैल्यू नेगेटिव है, ऋणात्मक है, और हम लोग को पता है डेल जी का वैल्यू ऋणात्मक होता है तो सेल जो है स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन अ जिंक पॉट? क्या हम कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको जिंक के बर्तन में रख सकते हैं? ये हम लोग 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर, लेकिन यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आधार पर देखेंगे कि क्या आंसर होना है। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है अगर कॉपर सल्फेट को अगर Cu2+ आयन में रिप्रेजेंट करें तो जिंक के साथ रिएक्शन करके Zn2+ आयन प्लस कॉपर, यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी ये रिएक्शन कर जाता है। इसी बात को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आधार पर कैसे देखेंगे, आंसर करेंगे, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है माइनस 0.76 वोल्ट, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखें। उसी तरह से कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है प्लस 0.34 वोल्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल निकालते हैं, यानी RHS माइनस LHS करके, जैसा कि पहला क्वेश्चन में भी निकाले हैं। तो ये वैल्यू आता है प्लस 1.10 वोल्ट। स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन होता है। तो अगर रिएक्शन होगा तो ऐसी स्थिति में हम कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है
वो जिंक के कंटेनर या बर्तन में नहीं रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। अगले दिन फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे। अच्छा से रिवाइज कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।